Hello everyone, welcome you all to the online lecture series of Basic Electrical Engineering. Last two videos जिसमें हमने कवर किया है स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, थ्री फेज एसी सर्किट्स में हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, डिटेल में हमने डेरिवेशंस कर लिए हैं. वीडियो नंबर 62 एंड 63 में डिटेल डिस्कशन हुआ है. आज का जो वीडियो है दैट इज स्पेशली फॉर द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ थ्री फेज एसी सर्किट, राइट. तो ये जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं. तो न्यूमेरिकल्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें स्टार्ट करने से पहले समझनी है. वो क्या है? वो ये है कि जो फॉर्मूलेज हैं हमारे फॉर स्टार कनेक्शन, ठीक है, फॉर्मूले हमारे पास हैं. पहला फॉर्मूला है लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज. दूसरा है लाइन करंट इज इक्वल्स टू द फेज करंट. तीसरा है हमारे पास पावर √3 VL IL cos phi और 3 VPIP cos phi in watts. Reactive power √3 VL IL sin phi, 3 VPIP sin phi in VAR. And the fifth formula is for apparent power as √3 VLIL और 3 VPIP. Unit is volt ampere, right? ये सारी चीजें हमारे पास हैं. उसके बाद अगर डेल्टा की बात की जाए तो डेल्टा कनेक्शन में हमारे पास पहला फॉर्मूला है लाइन वोल्टेज इज फेस वोल्टेज बोथ आर इक्वल. दूसरा है लाइन करंट इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ फेस करंट. एंड जो 3, 4, 5 तीन फॉर्मूलेज हैं वो तीनों के तीनों सेम है हमारे पास जो हमने पावर के लिखे हैं. तो नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 पावर all are same, that is √3 VLIL cos phi, √3 VLIL sin phi, √3 VLIL वोल्ट एम्पियर. ठीक है, तो एक तो इंपॉर्टेंट सी चीज ये है कि फॉर्मूलेज हमें पता होने चाहिए. स्टार हमें पता है कुछ इस तरह का दिखता है और डेल्टा कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा, राइट. इसके अलावा अगर सप्लाई साइड पे स्टार या डेल्टा देखा जाए तो सप्लाई साइड से हमारा जो स्टार या डेल्टा है वो दोनों इस तरह से दिखाई देते हैं. उनके डायग्राम हम देख भी चुके हैं. ये हमारा स्टार कनेक्शन है फ्रॉम द सप्लाई साइड. अगर हमें लोड कनेक्ट करना है तो वो जो लोड है वो स्टार में भी हो सकता है, डेल्टा में भी हो सकता है. अगर वो लोड स्टार कनेक्शन में है तो दैट कुड बी लाइक दिस, वो कुछ इस तरह का हो सकता है. ठीक है, ये हमारे तीन फेजेस हैं. अब इसमें आपको आर फेज को आर फेज के साथ कनेक्ट करना होगा, वाई फेज को वाई फेज के साथ. ये आपका आर है, ये आपका वाई है, ये आपका बी है. सिमिलरली here also this will be R, this will be Y, this will be B. So B will be connected to B and Y will be connected to Y. So this is how we connect a load to the supply. Both are connected in three phase star connection, right? अब आपको क्लियरली ये चीज दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर जो लोड कनेक्ट है, लेट अस से दिस इज द इम्पीडेंस. दिस कैन बी एनीथिंग, इट मे बी रेजिस्टेंस, इट मे बी इंडक्टेंस और कैपेसिटर और ए कॉम्बिनेशन ऑफ RLC, व्हाटएवर इट इज. तो इम्पीडेंस हमारा कहाँ कनेक्टेड है? फेस में. दिस इज द फेस. कॉइल को हम फेस बोलते हैं, तो ये फेस के साथ ही कनेक्टेड है. अगर न्यूट्रल भी आपके पास होता है तो यू कैन कनेक्ट दिस न्यूट्रल आल्सो हियर. तो आपके पास इंडिविजुअल सर्किट्स बन जाता है. दिस इज न्यूट्रल. करंट का जो डायरेक्शन है दैट शुड बी लाइक दिस हियर एंड न्यूट्रल विल बी लाइक दिस. ये जो फेस है, ये फेस लोड के साथ कनेक्टेड है. तो जो लोड है आपका, जो Z है, दैट इज नथिंग बट द फेज क्वांटिटी, जिसमें जो ZP स्टैंड्स फॉर फेज, ZP मस्ट बी इक्वल्स टू होना चाहिए RP प्लस माइनस ऑफ JXP. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस हो सकता है. तो दिस हैज टू बी इक्वल्स टू RP प्लस माइनस ऑफ JXP. यहाँ से अगर आप पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली ये अगर ZP बार है तो दिस शुड बी इक्वल्स टू ZP एंगल ऑफ फाई. ठीक है, तो यहां से जो पावर फैक्टर निकलेगा, पावर फैक्टर विल बी इक्वल्स टू RP अपॉन ZP होना चाहिए.
क्योंकि R by Z होता है, एंड सिंस impedance is connected in phase only because लाइन में impedance कनेक्ट नहीं होता, it has to be connect in phase only, तो cos phi will be equals to RP upon ZP only। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम impedance की बात करें थ्री फेज के क्वेश्चन में, वो हमेशा फेज क्वांटिटीज में ही होना चाहिए, लाइन क्वांटिटीज में वो कभी भी नहीं होगा। नंबर दो, अगर हमें पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हुए हमेशा हम इस फॉर्मूले का ध्यान रखें, R by Z that has to be in terms of phase only। या फिर हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज हैं और कॉम्प्लेक्स टर्म में हम निकाल रहे हैं तो हम सिंपली आरपी प्लस माइनस जेएक्सपी से उसको पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, तो जो भी हमें फाई एंगल मिलेगा उससे हमें पावर फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज का हमें हमेशा ध्यान रहे। दूसरा, आप किसी भी तरह से एसी क्वांटिटीज में करंट को कैलकुलेट करते हैं तो अभी तक हम करते थे V upon Z, क्योंकि यहाँ पर Z फेज क्वांटिटी है, ठीक है, तो इट हैज टू बी ZP। सिमिलरली अगर आपने डिवाइड किया है फेज ऑफ इम्पीडेंस से, फेज क्वांटिटी से, तो ऊपर भी आपके पास फेज क्वांटिटी ही होना चाहिए, इट इज कंपलसरी। एंड सिंस वी आर कैलकुलेटिंग करंट इन टर्म्स ऑफ VP and ZP, तो it has to be IP also, right? So these are the things we have to take care, correct? So similarly, what we can see in case of delta also, or you can consider this star connected load as delta. Here we can connect a delta also. यहाँ delta में भी हम load को connect कर सकते हैं star supply के साथ, there is no issue at all, ठीक है? तो star delta connection is possible, or delta star is possible, या star star or delta delta both are possible. So in the similar way we can connect a delta. This is the supply side we have, and these are the three terminals from the supply side. Here it is R, it is Y, it is B, right? And let us say the load is also connected in delta. This is the load, so it should be connected here, this should be connected to this point, and this should be connected to this point. So this is R, this is Y, this is B. So like this we can connect supply to the load, current will flow in this direction. This is the complete circuit from source to load, and all these things are applicable here also. This is the impedance, we have Z, this is again Z, this is again Z, right? And rather than call it ZP, because it is connected in phase, so this is phase impedance. So these are the things basically we have to keep in mind. Also जो भी क्वेश्चन हमें मिलता है उस क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन होता है कि जो लोड है वो किस कनेक्शन में कनेक्टेड है, इट इज इन स्टार और इट इज इन डेल्टा, तो उस हिसाब से हम वहां पर काम करेंगे हमारे स्टार डेल्टा कनेक्शन के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हमेशा हमें क्वेश्चंस में एक वोल्टेज मेंशन किया जाता है, जो भी वोल्टेज हमें वहां मेंशन किया जाता है दैट इज द लाइन वोल्टेज, हमेशा हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में लाइन वोल्टेज को दिया जाता है। नेचुरली ये जो लाइन वोल्टेज है इसमें यहाँ पर कभी भी आपको मेंशन करके नहीं दिया जाएगा कि ये कौन सा लाइन वोल्टेज है। जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास तीन फेजेस हैं और एक न्यूट्रल है, दिस इज योर आर वाई बी एंड न्यूट्रल। तो अगर हम एक सिंगल फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज को मेजर करते हैं तो दिस इज बेसिकली द सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 220 या 230 वोल्ट, कुछ भी हम जो अवेलेबल होता है हमें सिंगल फेज सप्लाई, दिस इज सिंगल फेज सप्लाई। अगर हम किसी भी दो फेज के बीच में, लेट अस से वी आर मेजरिंग ए वोल्टेज इन बिटवीन आर एंड बी, तो दिस इज कॉल्ड फेस टू फेस सप्लाई, जिसको हम यूजुअली अपने नॉर्मल वर्ड्स में बोल देते हैं कि फेस टू फेस सप्लाई है या डबल फेस में सप्लाई है। तो ये बेसिकली थ्री फेस सप्लाई होती है, ठीक है, थ्री फेज सप्लाई ये होती है, लाइन टू लाइन वोल्टेज है, तो इट इज बेसिकली द लाइन वोल्टेज। एंड ऑल्सो दिस इज समवेयर इन बिटवीन 415 टू 440 वोल्ट, ठीक है, तो समवेयर इट इज मेंशन 415 वोल्ट और समवेयर इट इज मेंशन 440 वोल्ट। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम दो फेज के बीच में बात करेंगे तो लाइन वोल्टेज होगा, और फेज और न्यूट्रल के बीच में कैलकुलेट करते हैं तो ये फेज वोल्टेज कहलाता है। ऑल्सो कुछ किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो किस तरह का वोल्टेज दे रहे हैं, वो लाइन है या फेज है, तो आपको हमेशा उसको एज ए लाइन वोल्टेज कंसीडर करना है until and unless it is specified। वो अगर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि वो कौन सी टाइप का वोल्टेज है, तो यू हैव टू कंसीडर इट लाइन वोल्टेज ओनली,
ठीक है, तो आई होप कि ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर देखनी है, किन किन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, राइट ना। अगर क्वेश्चन की बात करें तो किस तरह से हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया है। 3 कॉइल्स हैं, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 15 ओम। ठीक है, तीनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया है। सी, अगर हम एक बैलेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बैलेंस सिस्टम में जो लोड है, जो इम्पीडेंस है, वो भी तीनों फेज में इक्वल होंगे, राइट, एंड 120 डिग्री से एक दूसरे से अपार्ट होंगे। ये कंडीशन हमारी हर जगह फुलफिल होती है, वेदर फ्रॉम द लोड साइड और एट सप्लाई साइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों फेज पे जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिए हैं वो 20 ओम एंड 15 ओम है, एंड ये दिया गया है कि ये जो लोड है ये स्टार में कनेक्टेड है। तो आप इसको स्टार बना सकते हैं। यहाँ पर आपके पास एक रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टिव रिएक्टेंस है। तो लेट अस क्रिएटेड, ये कुछ इस तरह का डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, ये लोड है आपका। तो लोड है तो आपको जो सप्लाई साइड पे कनेक्शन है वो सप्लाई साइड की तरफ को एक्सटेंड करने होंगे, क्योंकि सप्लाई आपका इस तरफ से कनेक्ट होगा, राइट। This is given as 20 ohm resistance and inductive reactance given as 15 ohm. All are the same. This is also 20. This is also 20. This is 15 ohm. This is 15 ohm. Right? This is your R phase, Y phase, B phase. ठीक है? अब जो इनका कॉम्बिनेशन होगा R और L का, that will be the impedance ZP. राइट। दूसरी चीज आपको दी है कि स्टार में कनेक्टेड थे, 400 वोल्ट 3 फेज सप्लाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है दो फेजेस के बीच में, दिस इज 400 वोल्ट, यानी कि लाइन वोल्टेज आपको पता है। फ्रीक्वेंसी इज आल्सो गिवन एज 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर फेस वोल्टेज निकालना है तो फेस वोल्टेज विल बी अक्रॉस द कॉइल और अक्रॉस दिस इम्पीडेंस, दिस विल बी द फेस वोल्टेज, न्यूट्रल और आर के बीच में, राइट। तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम हो गया। नाउ कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज। गिवन है आपके पास लाइन वोल्टेज 400 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये दो चीजें पता है। तीसरी चीज आपको पता है फेज का रेजिस्टेंस, दैट इज 20 ओम। ऑल्सो वी नो दैट XLP इज इक्वल्स टू 15 ओम। XLP रिएक्टेंस है हमारा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, फेज का इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये सब चीजें हमें पता है। कैलकुलेट क्या क्या करना है। नंबर 1, लाइन करंट। लाइन करंट क्या होता है, IL। अब चूंकि ये स्टार का केस है तो स्टार में IL इज इक्वल टू होता है √3 I फेस। नंबर 1 चीज। यहां से आप IP कैसे निकालेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट IL डायरेक्टली अनलेस वी कैलकुलेट दिस IP. It is applicable in all the cases whether we have to calculate IL or IP. First IP will be calculated. The reason is because IP will be calculated by using the phase voltage and the impedance, क्योंकि impedance is already available from the phase side, line side से नहीं होता है कभी भी, तो IP ही हमेशा पहले कैलकुलेट होगा। तो IP will be equals to ZP, VP upon ZP, and VP will be equals to, स्टार का केस है तो स्टार के केस में VP will be equals to VL upon √3. Also ZP will be equals to √3 RP square plus XLP का होल स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूलेज हैं जो सब यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। तो लेट अस कैलकुलेट VP फर्स्ट। सो द फेस वोल्टेज VP is equals to VL by √3, that is VL हमारे पास 400 upon √3, it will give you nearly 231 volts। ठीक है, 231 वोल्ट हमें मिल गया VP का वैल्यू। नाउ वी विल कैलकुलेट द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस पर फेस, ध्यान रहे पर फेस इम्पीडेंस है ZP is equals to √20 square plus 15 square. 20 is the resistance, 15 is the reactance. This will be 25 ohm. So the phase current IP is equals to VP upon ZP. 231 upon 25, it will give you 9.24 ampere. तो ये आपका फेस करंट आ गया। Now the line current
IL is equals to under root of 3 into 9.24. Root 3 into 9.24. Okay, sorry, we made a mistake here. In case of star, the relation is IL is equals to I phase. ठीक है, तो this will be equals to IP is equals to 9.24 एम्पियर। तो ये चीज हमें स्पेशली ध्यान रखनी है कि किस टाइप के कनेक्शन के लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि जो स्टार का केस है उसमें हम कहीं डेल्टा के फॉर्मूले पुट कर दें, या डेल्टा का केस है उसमें कहीं स्टार के फॉर्मूले ना पुट हो जाएं। तो इस तरह की मिस्टेक से हमें बचना है। बहुत ही कॉमन सी मिस्टेक्स हैं जो अक्सर होती हैं, बहुत ही कॉमन सी और बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है जिससे सारी चीजें गलत हो जाती हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट हमें कैलकुलेट करना था पावर फैक्टर। नंबर 2 इज पावर फैक्टर cos फाई। तो cos फाई निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है हम आरपी अपॉन जेडपी कर दें, और दूसरा तरीका है हम जेडपी बार कैलकुलेट कर लें आरपी प्लस जे एक्सएलपी से, और यहाँ से हम जेडपी एंगल ऑफ फाई निकाल लें। तो ये दोनों तरीके यहाँ पर एप्लीकेबल हैं, किसी से भी हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाले से अगर कैलकुलेट करें तो इट इज 20/25, आर है 20, जेड है 25, तो दिस विल बी 0.8 केसेस लैगिंग, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो लैगिंग केस होगा। थर्ड वन इज पावर सप्लाइड। ठीक है, पावर सप्लाइड इज इक्वल्स टू पी, दैट इज √3 VL IL cos फाई, या फिर 3 VPIP cos फाई। कोई भी फॉर्मूला लगाएं, डजेंट मैटर, एक ही आंसर आएगा आपका। तो √3 इंटू 400 इज द लाइन वोल्टेज, 9.24 इज द करंट, एंड 0.8 इज द पावर फैक्टर। सॉल्व करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 5121 वॉट। तो दिस इज द आंसर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं 3 फेज के, कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर करने होते हैं। ठीक है, तीसरा एक और तरीका था यहाँ पावर निकालने का। पावर आप कैलकुलेट कर सकते थे 3I² से। ठीक है, क्योंकि I² सिंगल फेज पावर होता है तो 3 फेज पावर हो जाएगा 3I²। एंड एज यू नो कि जो पावर कंजम्पशन है वो सिर्फ रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, एंड हियर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन द फेज, तो इट विल बी RP, एंड दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ दिस इट हैज टू बी IP। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3IP² ऑफ RP। तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा, राइट। This is the next question. Three-phase star-connected load, when supplied from 400 volts 50 hertz source, takes a current of 10 ampere at 66.86 degree with respect to its line voltage. Calculate impedance parameters, power factor, and active power consumed. तो आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक लाइन वोल्टेज दिया हुआ है VL, that is equals to 400 volts. Also frequency is given as 50 hertz. Then line current IL is also given as 10 ampere, and एक एंगल दिया हुआ है। ये एंगल किसका है? ध्यान से हमें देखने से पता चलता है कि ये 400 वोल्ट और 10 एम्पियर के बीच का एंगल है, यानी कि ये लाइन वोल्टेज है, ये लाइन करंट है। सो दिस इज द एंगल दैट इज इन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो यहाँ पर एक फेजर डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं हम। सबसे पहले फेजर डायग्राम में हमारे पास 3 वोल्टेजेस होती हैं। फेज वोल्टेज, दिस इज R phase voltage, Y phase voltage, and V phase voltage. These are the 3 voltages. Let's say this is VRN, VYN, VBN. ठीक है, इसके बाद इसको जब आप अपोजिट में प्लॉट करेंगे और इन दोनों का फेजर्स हम बनाएंगे तो आपको क्या मिलता है? लाइन वोल्टेज ऑफ R phase, जिसको हम कहते हैं VRY। ठीक है, ये है आपका VRY। ऑल्सो करंट जो है हमारा 10 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रहा है, जो लाइन करंट है, चूंकि स्टार कनेक्टेड है तो स्टार कनेक्टेड में लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं। तो IL इज ऑल्सो इक्वल्स टू I फेज। अगर आप यहाँ पर फेज करंट्स को ड्रॉ करेंगे तो फेज करंट को ड्रॉ करने से पहले आप एक चीज देखते हैं कि जो करंट का रिलेशन दिया हुआ है लाइन वोल्टेज के साथ, चूंकि ये हमारा RY का लाइन वोल्टेज है, इसके रेस्पेक्ट में अगर 10 एम्पियर करंट की पोजीशन देखी जाए तो वो एंगल आपको गिवन है, दैट इज 66.86 डिग्री। ठीक है, तो ये जो एंगल है ये हमें क्लियरली पता है कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, राइट। ये हमें पहले से पता होता है। तो 30 डिग्री तो ये हो गया। इसके बाद 66.86 में से अगर 30 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 36.86 डिग्री, जो कि करंट की पोजीशन होगी। तो टोटल जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास
36.86 डिग्री। तो 36.86 प्लस 30 दैट मेक्स टू 66.86 डिग्री, जो आपको टोटल दिया हुआ भी है लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का रिलेशन। तो ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। इसके हिसाब से जो हमें डायग्राम बनाना चाहिए था, फेजर डायग्राम जो बनाना चाहिए था, वो यहाँ पर बन चुका है। नाउ सबसे पहले आप देखते हैं ये स्टार कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड में रिलेशन होते हैं हमारे पास, इन स्टार कनेक्शन VL हो जाता है √3 ऑफ V फेस, वेयर V फेस इक्वल्स टू होगा VL अपॉन √3। तो VL हमें पता है 400 है, डिवाइडेड बाय करेंगे हम √3 से, तो हमें मिल जाएगा 231 वोल्ट्स, राइट। IL और I फेस हमें पहले से पता है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट इम्पीडेंस पर फेस। ठीक है, इम्पीडेंस हमारा कितना होगा, वोल्टेज ऑफ फेस डिवाइडेड बाय करंट ऑफ फेस। वोल्टेज फेस है 231 डिवाइडेड बाय करंट फेस है 10, इट विल गिव यू 23.1 ओम, राइट। ये आपका हो गया। नाउ फेस वोल्टेज और फेस करंट में जो रिलेशन है वो है 36.86 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कि वी नो दैट वी हैव phi is equals to 36.86 डिग्री, राइट। phi मतलब फेस वोल्टेज और फेस करंट के बीच का रिलेशन। You can write IL is I phase as well, right? So the angle between phase voltage and phase current is 36.86. Now as we know कि cos phi is equals to होता है R upon Z, or we can say RP upon ZP. So from here you can easily calculate RP as ZP cos phi, where ZP हमें पता है 23.1 है, उसके बाद cos 36.86 will give you the value of 18.48 ohm, right? ये हमारा आ गया है, this is ZP, right? उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं एक और फॉर्मूला हमें पता है। अगर हम cos phi equals to R by Z लिखते हैं, तो हम sin phi is equals to लिखते हैं X upon Z। ठीक है, बाई ट्राइंगल हम आप आसानी से देख सकते हैं, ट्राइंगल बना के एक अगर ट्राइंगल क्रिएट करते हैं तो यू कैन इजीली ऑब्टेन sin phi is equals to XP upon ZP, which will give you the value of XP as ZP sin phi। ZP है 23.1, sin 36.86, the value will be equals to 13.86 ohm. This is also in ohm, right? तो हमारे पास पैरामीटर्स आ गए हैं, R आ गया है, Z आ गया है, दोनों चीजें आ गई हैं, X हमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो पावर फैक्टर इजीली वी कैन फाइंड आउट एज cos 36.86। तो cos 36.86 विल बी इक्वल्स टू 0.8 लैगिंग। ये हो गया हमारा पावर फैक्टर, या फिर आप पावर फैक्टर R by Z से भी निकाल सकते थे। ठीक है, यार आप कैलकुलेट कर सकते थे R by Z को भी। इसके बाद आपसे पूछा है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर P is equals to √3 VL/IL cos phi. So √3 into 400 into current is 10 ampere multiplied with 0.8, which will give you 5544 watt. This is the third answer, right? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस इस फेजर डायग्राम की है। दैट मींस आपको क्वेश्चन को पढ़ के फेजर डायग्राम क्रिएट करना आना चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एंगल। जो ये एंगल 36.86 है ये आपको तभी मिलेगा, अदरवाइज अगर आप 66.86 लेके करते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, राइट। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें कि फेजर डायग्राम यहाँ पर आपको बनाते आना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन मोर थिंग, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि जो ये फेजर डायग्राम हमने बनाया है, ये फेजर डायग्राम लैगिंग केस का ही क्यों बनाया है, राइट। ये हम डिस्कस करना भूल गए थे कि व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस फेजर विद ए लैगिंग इन नेचर। यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो करंट बनाया है वो करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है, लैग कर रहा है, राइट। तो उस चीज का जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन भी इसी एंगल से निकलता है। जब आप फेजर डायग्राम क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो जब आप फेजर डायग्राम बनाते हैं तो आपको वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज दोनों में 30 डिग्री का एंगल मिल जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो लाइन वोल्टेज है
वो लाइन वोल्टेज लाइन करंट से 66.86 डिग्री से फेज डिफरेंस पे अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, अगर आप 66.86 डिग्री एंगल चाहते हैं तो आपको 30 डिग्री तो यहीं से मिल जाता है, उसके बाद अगर आप और उसमें 36.86 डिग्री ऐड करते हैं तो आपको टोटल 66.86 डिग्री मिल जाएगा, जो कि लैगिंग केस में ही पॉसिबल है, लीडिंग केस में पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन में कहीं भी लैगिंग या लीडिंग का कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया था, कोई हिंट नहीं दिया गया था। ये चीज भी टोटली फेजर डायग्राम से ही कंक्लूड होकर निकली थी कि हमने किस केस को यहाँ पे डिस्कस किया है। तो हमने cos फाई जब निकाला तो हमने यहाँ लैगिंग केस भी लिखा था, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मे बी आपको डाउट आए कि ये लैगिंग या लीडिंग कैसे हमने डिसाइड किया, तो दिस वाज द रीजन। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सिमिलर कॉइल्स कनेक्टेड इन स्टार, ये भी स्टार कनेक्शन है, takes a total power of 1.5 kilowatt at a power factor of 0.2 lagging from a 3-phase 400 volts 50 hertz supply। तो क्या क्या गिवन है आपको, सबसे पहले तो स्टार कनेक्टेड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पता करना कि किस टाइप का हमारे पास सर्किट है, क्योंकि फॉर्मूलेज हमें उसी से रिलेटेड यूज करने होंगे। टोटल पावर वो लेता है 1.5 किलोवाट का, तो पावर किलोवाट में दी है यानी कि वॉट में दी है, तो कौन सी पावर हो जाएगी, दिस विल बी द एक्टिव पावर 1.5 किलोवाट और 1500 वॉट। पावर फैक्टर दिया हुआ है 0.2 लैगिंग, ठीक है। उसके बाद आपको वोल्टेज दिया है, दैट इज लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू 400 वोल्ट्स, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो इतनी चीजें आपको दी गई हैं। देन आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो आर और एल की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आर एल निकालना है, नेचुरली सर्किट इंडक्टिव है क्योंकि पावर फैक्टर भी लैगिंग दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पावर के फॉर्मूले को लिख लेते हैं हम। पावर का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट एक्टिव पावर P इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ 3 VL IL cos फाई, ठीक है। हमें P का वैल्यू पता है, VL का वैल्यू पता है, cos फाई का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम IL को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो IL विल बी इक्वल्स टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 VL cos फाई, दैट विल गिव यू 1500 अपॉन रूट 3 इंटू 400 इंटू 0.2। तो जो वैल्यू आपको यहाँ से कैलकुलेट होके आ रही है दैट इज इक्वल टू 10.83 एम्पियर। ये आपका लाइन करंट आ गया। चूंकि ये स्टार कनेक्टेड है तो लाइन करंट इज इक्वल्स टू फेज करंट, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 10.83 एम्पियर, राइट। तो आपके पास फेज करंट आ गया है। उसके बाद फेज वोल्टेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फेज वोल्टेज होगा VL अपॉन रूट 3, VL है आपके पास 400 अपॉन रूट 3, दैट विल गिव यू 231 वोल्ट्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया है फेज वोल्टेज। नाउ सिंस वी नो दैट फेज करंट और फेज वोल्टेज बोथ आर अवेलेबल, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट इम्पीडेंस, ठीक है, क्योंकि इम्पीडेंस निकालने के लिए हमें फेज क्वांटिटीज की जरूरत होती है। तो दोनों ही हमारे पास हैं, VP है 231, IP है 10.83, वी विल गेट वैल्यू 21.33 ओम। ये आपका इम्पीडेंस आ गया है। नाउ इम्पीडेंस हमारे पास है, इम्पीडेंस की हेल्प से हम R को इजीली निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पावर फैक्टर। वी नो cos phi इज इक्वल्स टू होता है RP अपॉन ZP, सो RP is equals to ZP cos phi. So ZP is equals to 21.33 multiplied with 0.2, that will give you 4.27 ohm, and XP को कैलकुलेट करने के लिए आप रिलेशन यूज कर सकते हैं ZP स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर, जो कि इम्पीडेंस का नॉर्मल रिलेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यू विल गेट 21.33 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4.27 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा 20.9 ओम। एंड सिंस XP इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई FL, इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ L एज XP अपॉन 2 पाई F। XP है 20.9 अपॉन 2 पाई इंटू 50, ये आपको आ जाएगा 0.0665 हेनरी। दिस इज द आंसर, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, बस हमको मेजर जो चीजें
कंसंट्रेट करने के लिखनी है। पहला चीज ये कि किस टाइप का कनेक्शन है, दूसरा चीज ये कि क्या क्या आपको दिया गया है, और तीसरा चीज ये कि आपको किन किन फॉर्मूलोस का यहाँ पे यूज करना है, राइट। इन सब चीजों को सॉल्व करते हुए आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड लोड, अगेन स्टार कनेक्टेड लोड है, इंपीडेंस कॉम्प्लेक्स में दिया गया है 6 + j8 पर फेज, इज कनेक्टेड टू ए 3 फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। यहाँ पर 230 वोल्ट दिया गया है, ध्यान रखिएगा कि 230 वोल्ट दिया गया है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि 230 वोल्ट लाइन वोल्टेज है या फेज वोल्टेज है, लेकिन कहीं भी आपको स्पेसिफिकली नहीं मेंशन्ड है कि ये फेज है या लाइन है, तो अनडाउटली आपको इसको लाइन वोल्टेज ही लेना है, राइट। नो मैटर कि ये कितना वैल्यू है, उस पर डिपेंड नहीं करता। आपको मेन अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है कि जब भी फेस वोल्टेज दिया जाएगा तो वहां पर मेंशन होगा कि फेस वोल्टेज दिया जा रहा है। यूजिंग फेजर अलजेब्रा फाइंड द लाइन करंट एंड पावर एब्सॉर्ब्ड बाय ईच फेस, ठीक है। आपको लाइन करंट्स निकालने हैं और ईच फेस में पावर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको बेसिकली कॉम्प्लेक्स से ही करना है, क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है यहाँ पर कि फेजर अलजेब्रा को आपको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, करते हैं शुरू। हम हमारा जो गिवन क्वांटिटीज है वो है, हमारे पास एक इम्पीडेंस दिया गया है 6 + j8 ओम, ठीक है। ये हमें दे रखा है, इसको अगर आप पोलर में चेंज करते हैं तो यू विल गेट 10 एंगल ऑफ 53.13 डिग्री, ये आपका इम्पीडेंस है। साथ ही साथ आपको लाइन वोल्टेज दिया गया है VL, दैट इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट्स, and since we have star connection so VP will become equals to VL upon √3, 230 upon √3 will give you a value approximately 133 volts, right। तो ये आपके पास एक फेस वोल्टेज आ गई। मान लेते हैं कि ये फेस वोल्टेज आपका रेफरेंस फेजर है जिसकी वैल्यू है VRN, ठीक है। VRN अगर है तो हम इसको ले लेते हैं 133 एंगल ऑफ 0 डिग्री वोल्ट्स, ठीक है। तो अगर VRN 133 एंगल 0 डिग्री है तो VYN कितना होना चाहिए, 133 एंगल ऑफ -120 डिग्री होना चाहिए, एंड VBN विल बी 133 एंगल ऑफ -240 डिग्री, और वी कैन ऑल्सो से 133 एंगल ऑफ प्लस का 120 डिग्री वोल्ट्स, ठीक है। तो कोई इशू इसमें नहीं होना चाहिए। नाउ अगर हमें पर फेस करंट निकालना है तो पर फेस करंट के लिए हमारे पास 3 करंट्स होंगे, एक होगा IR, एक होगा IY, एक होगा IB, जो कि स्टार के केस में IL और IP बराबर होते हैं। तो IR, IY, IB ऑल करंट विल बी सेम इन मैग्नीट्यूड, राइट। तो सबसे पहले IR की बात करते हैं, तो IR करंट विल बी इक्वल्स टू, ये IR करंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू I फेस, क्योंकि हमें जो करंट निकालना है वो हमें फेज की टर्म्स में निकालना है। रिमेंबर दिस थिंग कि कोई भी करंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेज के टर्म्स में ही निकलता है पहले, क्योंकि हमारे पास इम्पीडेंस फेज के टर्म्स में रहता है। क्योंकि स्टार में लाइन और फेज करंट सब बराबर हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली IR लिख सकते हैं। तो IR विल बी इक्वल्स टू voltage, phase voltage of R phase divided by the phase impedance. So this is 133 angle of 0 divided by Z हमने कैलकुलेट किया हुआ है 10 एंगल ऑफ 53.13। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13.3 एंगल ऑफ माइनस का 53.13 डिग्री एम्पियर। तो ये आपका फर्स्ट करंट आ गया है। सिमिलरली सेकेंड करंट के लिए हम लिखेंगे Y will be equals to VYN upon ZP. VYN है 133 एंगल ऑफ -120 divided by 10 एंगल 53.13. It will be 13.3 एंगल ऑफ -173.13 डिग्री एम्पियर। दोनों एंगल ऐड हो जाएंगे, माइनस का रहेगा। एंड सिमिलरली IB will be VBN upon ZP. VBN हमारे पास है 133 एंगल ऑफ +120 divided by 10 एंगल ऑफ 53.13. It will be 13.3 एंगल 66.87 डिग्री एम्पियर। तो ये आपके पास आ गए तीनों करंट, जो लाइन करंट भी हैं और तीनों के तीनों फेज करंट्स भी हैं, राइट। तो आप इसमें से क्लियरली ये चीज देख सकते हो कि इंडिविजुअल फेज वोल्टेज और फेज करंट में कितना फेज डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर R फेज की वोल्टेज देखें तो इट इज
133 एंगल 0 डिग्री और आर फेस का जो करंट है वो है 13.3 एंगल -53.13. दैट मींस करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 53.13 डिग्री एंगल. उसके बाद दूसरा जो करंट होगा वो अनडाउटली 120 डिग्री से फेज शिफ्ट होगा और उसके बाद एक और 120 डिग्री का फेज शिफ्ट लगेगा, तो आपको IB का वैल्यू यहाँ पर मिल जाता है. ठीक है. नाउ हमारे पास तीनों के तीनों फेज करंट्स आ गए हैं और तीनों के तीनों फेज करंट्स आने के बाद हम लिख सकते हैं कि IL और IP का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल्स टू 13.3 एम्पियर, अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात हम करें. ठीक है. उसके बाद हर एक फेज का हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है. ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपसे पर फेज पावर पूछा था, तो पावर पर फेज का जो फॉर्मूला होगा पावर पर फेज वो होगा आपका एग्जैक्टली सिंगल फेज पावर के बराबर. जो सिंगल फेज का आपके पास पावर होता है बिल्कुल एग्जैक्टली उसी के बराबर होगा. और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो वोल्टेज करंट है ये सब फेज क्वांटिटीज हैं, क्योंकि जब हम 3 फेज का निकालते हैं तो हम डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट. तो दिस इज VP, दिस इज IP एंड cos phi इज द पावर फैक्टर और कोसाइन एंगल ऑफ द फेज एंगल इन बिटवीन दिस वोल्टेज VP एंड दिस करंट IP. So we have VP that is 133 into we have IP is 13.3 into cos, दोनों के बीच में कितना एंगल है माइनस का 53.13 डिग्री. ठीक है. cos माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ अगर माइनस का साइन हमने लगाया है. जब आप इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 1061 वॉट. तो दिस इज द पावर पर फेज इन दिस सर्किट. ठीक है. तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था. हमें बस फेजर क्वांटिटीज का यूज करते हुए अपने फेजर डायग्राम की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपना जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर करना है, राइट. चलिए आगे चलते हैं. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. A balanced three-phase load consists of 3 coils, each of resistance 6 ohm and inductive reactance of 8 ohm. Determine the line current, power input, kVA and kVAR taken by the load when the coils are star connected and delta connected across 400 volts 3-phase supply. तो यहाँ पर दोनों conditions के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है वन बाय वन, पहले स्टार कनेक्शन के लिए और फिर डेल्टा कनेक्शन के लिए. तो क्या क्या गिवन है आपको दिया हुआ है. रेजिस्टेंस R दैट इज 6 ओम RP, इंडक्टिव रिएक्टेंस XLP इज 8 ओम एंड लाइन वोल्टेज गिवन एज 400 वोल्ट्स. ठीक है. ये सब आपको दिया गया है. अब वन बाय वन अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसके लिए आपको स्टार और डेल्टा दोनों को अलग अलग लेना होगा. तो सबसे पहले तो हम इम्पीडेंस कैलकुलेट कर लेते हैं सर्किट का, क्योंकि वो तो कॉमन होगा सभी के लिए. तो ZP विल बी इक्वल्स टू RP स्क्वायर प्लस XLP का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विल गिव यू द वैल्यू 10 ओम, राइट. तो ये आपका यहाँ पर Z आ जाता है. और Z के साथ साथ हम एक और क्वांटिटी निकाल लेते हैं जो है पावर फैक्टर दैट इज RP अपॉन ZP. 6/10 इज इक्वल्स टू 0.6 लैगिंग. ठीक है. तो ये क्वांटिटीज हमारी सभी केसेस के लिए कॉमन होगी, चाहे सर्किट किसी भी टाइप के कनेक्शन में क्यों ना हो. अब हम शुरू करेंगे फर्स्ट स्टार कनेक्शन से. ठीक है. स्टार कनेक्शन में हमारे पास फॉर्मूले हैं VL इक्वल्स टू √3 ऑफ V फेज एंड IL इज इक्वल्स टू I फेज, राइट. ये फॉर्मूले बस हमें ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन करने में हमें आसानी रहेगी. तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर फेज वोल्टेज. तो फेज वोल्टेज इज इक्वल्स टू VL अपॉन √3 दैट इज 400 बाय √3 इज इक्वल्स टू 231 volts. ठीक है. नाउ IP will be equals to VP upon ZP that is 231 divided by 10 is equals to 23.1 volt ampere. That will also be equals to the line current IL. ठीक है. इतना कर लिया हमने. उसके बाद पावर इनपुट हमें चाहिए, तो पावर इनपुट इज इक्वल्स टू P that is √3 VL IL cos phi. √3 इंटू VL है हमारे पास 400, IL है 23.1 एंड cos phi है हमारे पास 0.6. सॉल्व करेंगे इसको. सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9602.5 वॉट.
तो ये हमारा पावर इनपुट आ गया, दैट इज एक्टिव पावर। नाउ हमें निकालना है केवीए टेकन बाय लोड। ध्यान रखिएगा आपको केवीए पूछा है तो केवीए में ही आपको निकालना पड़ेगा। तो यूजुअली केवीए का मतलब है अपरेंट पावर और अपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है √3 VLIL। अब चूंकि आपको केवीए में ही निकालना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो भी आंसर यहाँ से आपको मिलेगा वो डायरेक्ट केवीए में ही होगा। √3 into 400 into 23.1 divided by 1000, it will give you the value 16 kVA, राइट। ये आपका 16 kVA आंसर आ गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया है kVAR, kVAR टेकन बाय द लोड। kVAR का मतलब है रिएक्टिव पावर, फॉर्मूला होता है √3 VLIL sin phi। अब चूंकि kVAR में चाहिए तो अगेन हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें डायरेक्टली kVAR में मिलेगा √3 into 400 into 23.1 मल्टीप्लाइड विद sin phi। cos phi अगर 0.6 है तो sin phi आ जाता है 0.8। हम कैलकुलेट कर सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से डिवाइडेड बाय 1000। तो आंसर जो आपको मिलेगा वो होगा 12.8 kVAR। ठीक है, तो ये आपके केवीए और केवीआर दोनों चीजें आ गई हैं और हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है क्योंकि इतनी चीजें हमसे पूछी गई थी। नाउ डेल्टा कनेक्शन के लिए भी यही सेम चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे, डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन के पहले रिलेशन लिख लेंगे। हमें पता है VL इक्वल्स टू होता है V फेज और IL इक्वल्स टू होता है √3 I फेज। ये दो रिलेशन हमें ध्यान में रखने हैं। वी नो दैट VL इक्वल्स टू है 400, तो VP भी यही हो जाएगा। ऑल्सो IP कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे VP अपॉन ZP का, दैट इज 400 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 40 एम्पियर। 40 एम्पियर हमारा आ जाएगा फेज करंट। फेज करंट निकालने के बाद लाइन करंट निकालेंगे, दैट इज इक्वल्स टू √3 इंटू आई फेज 40 अंडर √3। 40 अंडर √3 होगा 69.28 एम्पियर, राइट। तो ये सब चीजें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम डायरेक्टली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले पावर इनपुट P इज इक्वल्स टू √3 VLIL cos phi। तो √3 इंटू VL है 400, IL है 69.28, cos phi हमने कैलकुलेट किया हुआ है 0.6। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 28,799 watt, ठीक है, approximately। Then kVA taken by the load, kVA taken by load, that is S √3 VLIL upon 1000. So √3 into 400 into 69.28 divided by 1000। सॉल्व करने के बाद हमें जो kVA मिलेगा वो होगा नियरली 48 kVA, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट है kVAR टेकन बाय लोड, दैट इज apparent power √3 VLIL sin phi divided by 1000. So √3 into 400 into 69.28 into 0.8 divided by 1000। जो वैल्यू आएगा वो होगा 38.4 kVAR, राइट। तो ये हमारे दोनों पार्ट के सॉल्यूशन हो गए। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं वो जब दोनों टाइप के कनेक्शंस में हमसे पूछा जाता है तो एक मिस्टेक जनरली होती है, वो ये होती है कि जैसे स्टार में हमने फेस वोल्टेज निकाल लिया 231, तो बाय मिस्टेक हम डेल्टा में फेस को 231 ही ले लेते हैं, जिससे सारी चीजें आगे गलत होती चली जाती हैं। तो इस चीज का ध्यान रहे कि जब भी हम स्टार या डेल्टा इंडिविजुअल केसेस से डील कर रहे हो तो दोनों केस में ये वैल्यूज को आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना होता है क्योंकि दोनों के रिलेशन अलग हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। So with these numericals we conclude this numerical part of star delta connection और थ्री फेस AC सर्किट, राइट। हमने इसमें जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे कर लिए हैं। सभी लगभग इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कहीं आपको डायग्राम और फेजर डायग्राम दोनों की हेल्प में लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कहीं आप विदाउट
टेकिंग हेल्प फ्रॉम डायग्राम्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टार और डेल्टा के जो फॉर्मूलेज हैं वो फॉर्मूले आपको बस याद रहें, और क्या क्या रिलेशंस होते हैं वो सारे रिलेशंस को याद रखते हो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करिए, और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और आपको अगर कोई दिक्कत, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरीवन, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहिए और सारे टॉपिक्स को अच्छे से सीखते रहिए, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।